नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे सितारे ज्योतिष में। आज का जो विषय है हमारा, वो हम चर्चा करेंगे कुछ इस तरह से कि क्यों कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टियाँ प्राप्त है। सप्तम दृष्टि तो हर ग्रह को प्राप्त होती है कुंडली में, लेकिन कुछ विशेष ग्रह हैं, उन्हें विशेष दृष्टियाँ क्यों प्राप्त है? यही विषय हमारा और समझने का है, क्योंकि ग्रहों की दृष्टियाँ जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, जब कुंडली को जब फलित करते हैं, तो लग्न कैसा है, लग्नेश कहाँ स्थित है, भाग्येश कहाँ पर है, भाग्य भाव का स्वामी किस तरह से बैठा है, भाग्य भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, क्या दशाएं चल रही हैं, ये सब तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण तो रखते ही हैं। साथ में ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण विषय होता है कि कौन सा ग्रह किस भाव को अधिक प्रभावित कर रहा है। क्योंकि देखिए, ग्रहों की स्थिति बहुत महत्व रखती है। ग्रह जहाँ पर भी बैठते हैं वो भाव बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन जब ग्रह जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं वो निसंदेह बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। और क्योंकि ग्रहों को विशेष दृष्टियाँ प्राप्त होती हैं, तो उनकी दृष्टियाँ उन भावों पर किस तरह का प्रभाव डाल रही है और क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, आज इसके विषय में हम आपको थोड़ी विस्तृत जानकारी देंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब भी आप बिल्कुल भी करना न भूलें। चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले हर ग्रह को सप्तम दृष्टि प्राप्त होती है, इसकी बात करते हैं। क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि और राहु केतु, वैसे तो राहु केतु को विशेष महत्व रखते हैं कुंडली में, लेकिन वैसे इनका कोई वैसे अस्तित्व नहीं होता है। ये छायाग्रह ही माने जाते हैं, लेकिन इन्हें भी दृष्टियाँ प्राप्त होती हैं। विशेष दृष्टियों के अंतर्गत ये ग्रह भी आते हैं। तो सप्तम दृष्टि तो सभी ग्रहों को मिली हुई है, क्योंकि सप्तम दृष्टि का महत्व ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए, उदाहरण दे रही हूँ आपको मैं, कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आँख बंद करके बैठा है और जब वो आँख खोलता है तो सबसे पहले सामने उसकी दृष्टि जाएगी, सीधे वो आँख खोल के देखेगा, न तो दाएं देखेगा न बाएं देखेगा, सीधा देखेगा। तो ये तो महत्व बहुत अधिक रखता है कि सप्तम दृष्टि हर ग्रह को प्राप्त होती है, कि जहाँ पर ग्रह बैठते हैं वहाँ से सीधे सामने वाले भाव को अधिक प्रभावित करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष दृष्टियाँ प्राप्त होती है। उन्हें वो विशेष दृष्टियाँ क्यों प्राप्त है, इसे हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि मंगल को कौन सी दृष्टियाँ प्राप्त होती है। चंद्रमा को सप्तम दृष्टि प्राप्त है, सूर्य को सप्तम दृष्टि प्राप्त है, मंगल को 3 दृष्टियाँ प्राप्त होती है। पहली चतुर्दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि भी उसको प्राप्त होती है। ऐसा क्यों होता है कि मंगल को सप्तम के साथ साथ में चतुर्थ दृष्टि भी प्राप्त होती है। चतुर्थ भाव कुंडली में हमारा ये होता है, चतुर्थ भाव गिने तो ठीक है। मान लीजिए कि मंगल आपका यहाँ पर बैठा है, तो उसको चतुर्थ दृष्टि यहाँ पर प्राप्त होगी, वो इस भाव को प्रभावित करेगा। चतुर्थ भाव जो है वो हमारे सुखों का भाव होता है, और सुख जो है वो हमारी मन स्थिति के ऊपर आधारित होते हैं। कहते ना कि व्यक्ति का यदि मन अच्छा होता है, मन अच्छा है तो कटौती में गंगा है। मतलब यदि आपका मन प्रसन्न है तो आप जैसी भी स्थिति में रहें आप बहुत सुखी हैं। और यदि आपका मन प्रसन्न नहीं है और आपके पास में बहुत सारे वैभव के भी सामान है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन यदि मन का स्तर आपका अच्छा नहीं है, मन के अंदर में यदि आपने बैलेंस नहीं बना रखा है, कुछ तकलीफें चल रही है, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मन में उतार चढ़ाव स्ट्रेस चल रहा है, तो आपके पास सारे सुख होते हुए भी आप उसे महसूस सुख को नहीं कर पाते हैं। तो मन का स्तर किस तरह का है, आपकी सोच कैसी है, मन की स्थिति कैसी है। क्योंकि मंगल से जब भी हम कुंडली को देखते हैं, नव विवाहित जो कुंडलियाँ होती है या विवाह करने से पूर्व जब हम कुंडलियों का विवेचना करते हैं या आंकलन करते हैं, तो वहाँ पर हम मंगल को भी बहुत अधिक देखते हैं कि मंगल कैसा है, कहीं कोई मांगलिक तो नहीं है, दोष तो नहीं हम कहेंगे कि मंगल कोई दोष होता है क्या, दोष तो मंगल नाम का होता ही नहीं है। मंगल की स्थिति कैसी, वैवाहिक जीवन को ये मंगल प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि कुंडली को जब भी फलित करते हैं हम, तो ये सारी चीज़ें बहुत अधिक महत्व रखती हैं। तो मंगल की चतुर्दृष्टि जो है वो हमारे सुखों को
बताती है कि हम सुख कैसे प्राप्त करें, क्योंकि हमारी माता का घर भी है, हमारे मन का घर भी है। यदि यहाँ पर मंगल इस भाव को प्रभावित कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं वहाँ पर मनमुटाव भी हो सकते हैं, क्रोध भी आ सकता है, क्योंकि मंगल से हमारे क्रोध का भी एक सीधा-सा अर्थ लगाया जाता है, क्योंकि मंगल आवेश के कारक भी होते हैं, क्रोध के कारक भी होते हैं। तो चतुर्दृष्टि उनकी किस भाव पर पड़ रही है, क्योंकि सीधा-सा अर्थ इनके हमारे चतुर्थ भाव से लगाया जाता है। चतुर्दृष्टि ने चौथे भाव से लगाई जाती है, जो हमारी माता का घर भी है, हमारे मन का भी है। तो वहाँ पर मंगल किस तरह का प्रभाव डाल रहे हैं, यदि वहाँ पर वो शुभ कार्य होते हैं, तो वो कितने अच्छे हैं। यदि अशुभ कार्य हैं, तो किस तरह से वो हमारे इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे मन को, हमारी मनस्थिति को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, हमारे गृहस्थ सुख को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, हमारे भौतिक सुखों के ऊपर उनका आधिपत्य कैसा है। तो ये तो होता है इनकी चतुर्दृष्टि का प्रभाव। और सप्तम दृष्टि तो सभी को पता है कि हर ग्रह को प्राप्त है, तो अपने से जो सामने वाला भाव है उसको किस तरह से वो प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि मंगल जब भी दृष्टिपात करते हैं वहाँ पर वो उस भाव को थोड़ा सा एग्रेसिव कर देते हैं। तो चौथे भाव को एग्रेसिव करते हैं वो चतुर्थ दृष्टि के माध्यम से, और सप्तम को भी थोड़ा एग्रेसिव कर देते हैं। वहाँ पर ये स्थिति देखने को होती है कि यहाँ पर उनकी दृष्टियाँ किस तरह का प्रभाव उत्पन्न कर रही है, ग्रह मैत्री वहाँ पर उनकी है कि नहीं है, जो राशि है वहाँ पर उनकी मित्रता है कि नहीं है। अब दूसरी बात है कि चतुर्दृष्टि को हमने समझा कि चतुर्दृष्टि इन्हें क्यों प्राप्त है, क्योंकि सीधा सा हमारे मन के साथ में इनको जोड़ा गया है, और हमारे मन के अंदर में आवेश कितना है, मनस्थिति कैसी है, तो उसी से हम अपने सुखों का आंकलन करते हैं। इसलिए मंगल को चतुर्दृष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, अब है सप्तम दृष्टि के विषय में हमने जान लिया कि वो तो एक साधारण बात होती है कि हर ग्रह को सप्तम दृष्टि मिली हुई है। ठीक है, विशेष बात यह है कि इन्हें अष्टम दृष्टि क्यों दी गई है, अष्टम से क्या तात्पर्य है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर वृश्चिक राशि बनती है, वो वृश्चिक राशि स्वयं मंगल की होती है। मंगल को पराक्रम का भी कारक कहा गया है। पराक्रम का अर्थ है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि देखिए अष्टम भाव जो होता है वो मृत्यु का भाव होता है। मृत्यु सैया पे जब हम होते हैं तो किस तरह की स्ट्रगल हम करते हैं, कितनी पावर हमारे पास में, वहां पर लड़ने का अर्थ क्या है। यदि हम मृत्यु सैया पर हैं, किसी रोग से हम जूझ रहे हैं, तो हमारी स्ट्रगल कितनी लंबी हो सकती है, और स्ट्रगल में हम क्या उस चीज़ को डिफीट कर पाएंगे, उस तकलीफ को हम डिफीट कर पाते हैं, ये मंगल के माध्यम से पता चलता है। क्योंकि इसलिए मंगल को अष्टम दृष्टि प्राप्त होती है। मृत्यु का घर है, यहाँ पर मंगल को कितना पराक्रम मिला हुआ है, क्योंकि वैसे नैसर्गिक रूप से कहें तो मंगल पराक्रम के कारक होते हैं। हमारे पास में कितना अधिक पावर है, क्योंकि पावर के भी मंगल के अधीन ही आता है, कितनी स्ट्रेंथ इनको प्राप्त है। तो जब मृत्यु से हम स्ट्रगल करते हैं तो हमें वहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ मिली हुई, इसलिए मंगल को अष्टम दृष्टि भी प्राप्त होती है। मान लीजिए यदि हमें कोई बीमारी हो गई है, तो हम उस बीमारी से लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, ये भी मंगल की अष्टम दृष्टि इसलिए इन्हें प्राप्त होती है, क्योंकि हम वहाँ पर कितने ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। ठीक है, और वृश्चिक राशि इनको प्राप्त होती है। अष्टम दृष्टि जब यहाँ डालते हैं तो यहाँ पर वृश्चिक राशि होती है। और अष्टम दृष्टि का तात्पर्य ये भी है कि मंगल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी दिखाते हैं, कि हमारे अंदर में कितनी एंटीबॉडीज हैं, कितनी हम डिफीट मतलब कर सकते हैं, कितनी अधिक हम उसको हरा सकते हैं। यदि हमारे अंदर में कोई बीमारी हो गई है तो हम उसके साथ में कितना अधिक लड़ाई कर सकते हैं, हम मतलब जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, ये पूरा मंगल की अष्टम दृष्टि से प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मंगल को विशेष दृष्टियाँ इसलिए प्राप्त होती है कि मंगल के माध्यम से सुखों का आंकलन किया जाता है। गृहस्थी का सुख कितना है, हमें कैसी हमारी मनस्थिति है, ये मंगल से पता चली। ठीक है, और अष्टम से ये पता चला कि हमारी मृत्यु किस तरह से होने वाली है, या क्या हम स्ट्रगल कर पाएंगे। ठीक है, हमारी कितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसलिए मंगल को अष्टम दृष्टि प्राप्त है। ठीक है, अब है कि बुध को तो सप्तम दृष्टि प्राप्त है। तो वो बुध जहाँ पर भी बैठते हैं उससे वो अपने सामने वाले घर को अत्यधिक प्रभावित कर देते हैं, वहाँ पर वो एक अच्छा प्रभाव
पैदा कर देते हैं, क्योंकि बुध जो होते हैं वो बुद्धि के कारक ग्रह होते हैं। जैसे चंद्रमा शीतलता के कारक हैं, सूर्य जो है वो ऊर्जा के कारक होते हैं। तो जहाँ पर वो दृष्टि डालते हैं वहाँ पर एक अच्छी प्रकाश डाल देते हैं। सूर्य प्रकाश डालते हैं, जिस भाव में भी बैठेंगे, जिस भाव में बैठ करके सामने वाले भाव पर जो दृष्टि करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तो वहाँ पर एक ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं, एक पावर आ जाती है, वहाँ पर एक प्रकाश आ जाता है। तो व्यक्ति सोचने और देखने के योग्य हो जाता है। ठीक है। और चंद्रमा के माध्यम से शीतलता प्राप्त होती है कि चंद्रमा जहाँ पर भी दृष्टि प्राप्त पात करते हैं, वहाँ के मान लीजिए कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हैं, क्योंकि उनका एक भाव होता है, घर उनका होता है, यहाँ पर बैठ के इस भाव पर दृष्टि डालेंगे तो उस व्यक्ति के जो कर्म होते हैं वो सात्विक होते हैं, सात्विकता को वो प्राप्त करता है, उसके कर्म खराब जल्दी से नहीं होते, अच्छे ही कर्म करता है। ठीक है। बुध जहाँ पर दृष्टिपात करेंगे वहाँ पर बौद्धिक स्तर को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए यदि बुध 11वें घर में बैठे हैं और पंचम को देख रहे हैं, तो वो बौद्धिक स्तर को थोड़ा बढ़ाएंगे। चाहे वो एकेडमिक वाइज व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी हो, तो भी उसको बुद्धि तो वो जरूर प्रदान करते हैं कि किस तरह से व्यक्ति को विवेक चतुरता से व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है। अब है कि हमने मंगल की बात कर ली, बुध की बात कर ली, बात हो रही है गुरु की, कि गुरु को कौन सी दृष्टियां प्राप्त है। गुरु को पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि प्राप्त है। गुरु को पंचम दृष्टि प्राप्त क्यों होती है? क्योंकि देखिए, गुरु जो होते हैं वो ज्ञान के कारक ग्रह होते हैं, और पंचम भाव जो हमारा होता है वो ज्ञान का क्षेत्र है, हमारी बौद्धिक स्तर को बतलाता है, हमारे संतान सुख को भी बताता है कि संतान किस तरह की होगी, क्या हमारे साथ वो बना करके चलेगी कि नहीं चलेगी। क्योंकि पंचम दृष्टि देने का तात्पर्य ये है कि गुरु को ज्ञान मिला है, इसलिए उन्हें पंचम दृष्टि प्राप्त है। कहते हैं ना कि भी पंचम हमारा पंच परमेश्वर होते हैं, तो हमारी बुद्धि जो है वो पंच जो तत्व हैं उनसे मिलकर के बनी होती है। तो जो देखने का जो स्तर है, सोचने का जो स्तर है, वो गुरु के अधीन आ गया, इसलिए गुरु को पंचम दृष्टि प्रदान की गई है। सप्तम दृष्टि भी उनको प्रदान की है कि गुरु जहाँ पर भी बैठेंगे वहाँ से सीधे सातवें घर को प्रभावित करेंगे। ठीक है। अब है कि गुरु को नवम दृष्टि क्यों प्राप्त हुई है, क्या इसके पीछे विशेष एक रहस्य है, क्यों दी गई उन्हें। देखिए, यदि काल पुरुष की कुंडली हम देखें तो नवम भाव में धनु राशि होती है, जो स्वयं गुरु की होती है, और नवम भाव जो होता है वो हमारे पुण्य का भाव होता है, जो हम सत्कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। तो अच्छे कार्य जो होते हैं, सत्कर्म जो होते हैं, पुण्य जो होता है, वो गुरु के अधीन होता है। इसलिए गुरु को नवम दृष्टि प्राप्त होती है कि गुरु उस भाव पर दृष्टिपात करेंगे तो किस तरह से हमारे पुण्य को बढ़ाते हैं। क्या वो उस भाव पर दृष्टि डालकर उस भाव को मतलब एक तरह से जागृत कर देते हैं, क्या वहाँ पर किसी तरह का अच्छा प्रभाव वो बना पा रहे हैं। जिस तरह से पंचम भाव पे दृष्टि करते हैं तो हमारी एजुकेशन को दिखाते हैं, हमारे सोचने के स्तर को बताते हैं, एजुकेशन लेवल होता है, हमारा बौद्धिक स्तर है, हमारी डिबेट करने की जो क्षमता होती है वो भी गुरु ही देते हैं। और नवम पर जब दृष्टि डालेंगे, मतलब कि उन्हें नवम दृष्टि जब प्राप्त होगी तो हमारे वो भाग्य को बढ़ाते हैं, हमारे पुण्य को बढ़ाने का सामर्थ्य रखते हैं, हमारे सत्कार्यों को बढ़ा करके हमें भाग्यशाली बनाते हैं। गुरु की नवम दृष्टि हमें भाग्यशाली जरूर बनाती है। जहाँ पर भी वो नवम दृष्टि डालते हैं हम उस भाव से भाग्यशाली प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये हमारे पुण्यों का भाव है, हमारे पिता का भाव भी है, और पंचम से पंचम होता है। तो ये जो एजुकेशन हमने ली है, जो पुण्य कार्य किए हैं, पूर्व जन्म में भी हमने अच्छे कार्य किए हैं, तो उसका फल हम यहाँ पर भाग्य के रूप में भोगते हैं। तो इसलिए गुरु की नवम दृष्टि का रहस्य ये होता है कि गुरु जब नवम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं, हमारे पुण्य को प्रभावित करते हैं, हमारे सत्कर्मों को प्रभावित करते हैं, इसलिए गुरु को नवम दृष्टि प्राप्त होती है। गुरु के बाद में नंबर आता है शुक्र का। शुक्र को सातवीं दृष्टि प्राप्त होती है। शुक्र जब सातवीं दृष्टि कहीं पर भी डालते हैं, जहाँ पर बैठते, उसकी बात हम आज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दृष्टियों की बात कर रहे हैं। शुक्र जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे वो भाव बड़ा ही सौम्य हो जाता है। आपके शुक्र जहाँ पर भी दृष्टि डालेंगे वो भाव सौम्य हो जाता है, वहाँ पर एक अलग ही खूबसूरती देखने को मिलती है, और वो बढ़ चढ़ करके आपके जीवन में महत्व रखने लगता है। जहाँ पर कि शुक्र दृष्टि डालते हैं वो उस भाव से
अपने गुणों के माध्यम से वो उस भाव को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कि शुक्र यहाँ बैठे हैं तो लग्न को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से वो लग्न को देखेंगे तो आपकी देखने में जो आपकी खूबसूरती रहती है, वो आपका जो रूप रंग रहता है, चेहरा रहता है, वो बेहद ही सुंदर तरह का होगा और आप मोहित करने वाले व्यक्ति ज़रूर होते हैं। किसी को भी देखते हैं तो आप उसे मोहित कर सकते हैं। तो शुक्र को तो ये दृष्टियाँ प्राप्त हो गई, ठीक है? एक दृष्टि प्राप्त हुई सप्तम, ठीक। बात है शनि को कितनी दृष्टियाँ प्राप्त है? शनि को 3 दृष्टियाँ प्राप्त होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। क्या महत्व है इन दृष्टियों का? देखिए, तीसरे दृष्टि जब उनको प्राप्त होती है तो यहाँ पर मान लीजिए लग्न में शनि बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी इनकी। तीसरा भाव, तीसरी दृष्टि का तात्पर्य है कि तीसरा भाव जो होता है वो पुरुषार्थ का होता है, क्योंकि शनि एक ऐसे व्यक्ति हैं, मान लीजिए ऐसे ग्रह हैं, माफ कीजिए, ऐसे ग्रह हैं जो कर्म को बताते हैं कि जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आपके कर्म कैसे जागृत होंगे, क्योंकि मेहनत आप करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि आपने कर्म किस तरह से किए हैं। इसलिए शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो पुरुषार्थ को बताती है। हमारे भाई बहनों की तरफ भी वो इशारा करती है कि हमें किस तरह का सुख इस भाव से प्राप्त हो रहा है और हम पुरुषार्थ किस तरह से कर रहे हैं, हम कहीं पर आलसी तो नहीं है, हम एक्टिव हैं कि नहीं है। तो शनि की तीसरी दृष्टि हमारे पुरुषार्थ की तरफ बताती है। कुछ हम मेहनत जो कार्य कर रहे हैं, भाई बंधुओं के साथ हम किस तरह का तारतम्य बना करके चल रहे हैं, वो हमें सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए शनि को तीसरी दृष्टि प्राप्त है। आगे जब इसकी 10वीं दृष्टि आएगी तो हमें पता चलेगा कि इन्हें तीसरी दृष्टि क्यों प्राप्त होती है। सप्तम दृष्टि से जब भी शनि देखते हैं सप्तम दृष्टि, तो वैसे इनकी सप्तम दृष्टि जो होती है वक्र दृष्टि मानी जाती है। शनि जब भी सप्तम दृष्टि, जिस भाव में भी बैठ करके वो सप्तम दृष्टि डालेंगे, मान लीजिए लग्न में बैठे हैं तो यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, शनि की जहाँ पर भी सप्तम दृष्टि पड़ती है वो भाव थोड़ा सा प्रताड़ित कह सकते हैं, थोड़ा सा वो तकलीफ में जरूर आता है, क्योंकि शनि जहाँ पर भी सप्तम दृष्टि डालेंगे वहाँ पर थोड़ी समस्याएं जरूर देते हैं, क्योंकि शनि 7वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं, अपनी वक्र दृष्टि वहाँ पर डाल रहे हैं, तो वहाँ पर वो थोड़ी सी तकलीफें देते हैं। अब है कि शनि की 10वीं दृष्टि क्यों इतनी प्रभावशाली है, उन्हें 10वीं दृष्टि क्यों मिली हुई है? काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव जो होता है, यहाँ मकर राशि होती है, शनि का शनि की राशि होती है, शनि का भाव हो जाता है कार्य क्षेत्र को लेकर, क्योंकि मैंने कहा था कि व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, तीसरी दृष्टि से पुरुषार्थ का मतलब निकला, तो पुरुषार्थ करेगा तो उसके रिजल्ट के फलस्वरूप, जो भी उसका परिणाम है उसके फलस्वरूप 10वां भाव जागृत होता है। ये हमारे कर्म क्षेत्र है, हमने मेहनत की कि नहीं की, इसके फलस्वरूप कर्म क्षेत्र कैसा बना, क्योंकि शनि जब भी 10वीं दृष्टि से दृष्टिपात, 10वीं दृष्टि जहाँ पर भी डालते हैं वो रिजल्ट्स को बताते हैं, परिणाम को बताते हैं कि आपने क्या किया और आज आप क्या भोग रहे हैं। यदि हमने अच्छे कार्य किए, हमने अच्छा पुरुषार्थ किया है, अच्छे वचन बोले हैं, अच्छे कार्य किए हैं, तो उसके फलस्वरूप हमारे कर्म बहुत अच्छे होंगे और उसका रिजल्ट तो अच्छा होना ही है। तो इसलिए शनि को तीसरी दृष्टि मिली है, सप्तम दृष्टि मिली है और 10वीं दृष्टि मिली है, क्योंकि बहुत ही गूढ़ रहस्य होता है इन दृष्टियों का कि इन ग्रहों को ये दृष्टियां क्यों मिली हुई है, बाकी ग्रहों को क्यों नहीं दी गई है, क्योंकि इनके अधिकार क्षेत्र में इनका अधिकार क्षेत्र दूसरे ग्रहों से थोड़ा विस्तृत हो गया है, क्योंकि शनि जो है कर्म फल दाता है, आप कर्म करेंगे और आपको फल मिलेगा, इसलिए इन्हें तीसरी और 10वीं विशेष दृष्टि प्राप्त है। ठीक है, अब है कि राहु और केतु को गुरु के समान दृष्टियां क्यों दी गई है? जैसे कि गुरु को पंचम, सप्तम और नवम है, वैसे राहु को भी पंचम, सप्तम और नवम मिली है और केतु को भी पंचम, सप्तम और नवम मिली हुई है। ये बहुत ही बड़ा रहस्य है। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह, वैसे इनका कोई वजूद नहीं होता है ब्रह्मांड में, लेकिन ये छाया ग्रह है और ये प्रभावित व्यक्ति को जरूर माफ कीजिए, प्रभावित व्यक्ति को भी करते हैं, कुंडली के माध्यम से व्यक्ति प्रभावित जरूर होता है राहु केतु के माध्यम से। राहु और केतु छाया ग्रह होने के कारण जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उनका रूप और रंग जरूर ग्रहण करते हैं, क्योंकि राहु एक बहुत ज़्यादा सोचने वाला ग्रह है, मतलब उसको चाहिए तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि गुरु को पंचम दृष्टि प्राप्त है तो आपको एजुकेशन, आपके ज्ञान को वो प्रभावित करते हैं 5वीं दृष्टि के माध्यम से, तो वैसे ही राहु को भी यही 5वीं दृष्टि प्राप्त है, क्योंकि देखिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है
बहुत ज़्यादा करने की चाहत रखता है, तो वो क्या करेगा? क्विक काम करने की कोशिश करेगा, कुछ शॉर्टकट्स अपनाता है लाइफ में। तो पंचम मतलब हमारी बुद्धि को वैसा राहु किस तरह से प्रभावित कर रहा है, कहाँ हम अपनी बुद्धि को लगा रहे हैं, तो उसे पंचम दृष्टि इसलिए प्राप्त है कि वो अपनी बुद्धि के माध्यम से पंचम भाव को, मतलब पंचम दृष्टि से मान लीजिए लग्न में राहु बैठा है, तो बहुत ज़्यादा आपको ब्रॉड सोच वाला बना दे। ब्रॉड सोच इन द सेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्लस पॉइंट से ही अच्छी सोचते हैं। हो सकता है आप शॉर्टकट्स के माध्यम से जल्दी से मैं ये कार्य कर लूँ, जल्दी से मेरा ये काम हो जाए, तो वो क्या करेगा? शॉर्टकट्स को अपनाएगा और यहाँ पर वो बुद्धि का बिगाड़ा करेगा, है ना? आपकी बुद्धि को प्रभावित करेगा। शॉर्टकट्स के माध्यम से आपने क्या अर्जन किया है? ज्ञान नहीं है, फिर भी हम ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। तो इस तरह का प्रभाव जो है वो राहु देने लगते हैं अपने पंचम दृष्टि से। इसलिए इन्हें पंचम दृष्टि दी गई है कि भई राहु बहुत ज़्यादा कार्य करेगा, बहुत सोचेगा, तो उसका परिणाम पंचम दृष्टि के माध्यम से कैसा रहेगा? हमारी बुद्धि विवेक को हम किस ओर लेके जा रहे हैं, हम किस तरह का कार्य कर रहे हैं, कैसी सोच रख रहे हैं, तो उसका परिणाम हमें मिलता है। ठीक है? अब है सप्तम दृष्टि, तो इन्हें प्राप्त होती है, ठीक है? क्योंकि सप्तम दृष्टि के माध्यम से वो यहाँ पर जिस भाव पर भी वो सप्तम दृष्टि डालते हैं, तो वहाँ पर वो थोड़ा-सा एक तरह से असंतोष की भावना उत्पन्न करते हैं। सप्तम दृष्टि राहु की असंतोष की भावना उत्पन्न करती है। जिस भाव पर भी वो राहु दृष्टि डाल देंगे, वो व्यक्ति उस भाव से असंतुष्ट रहते हैं, ठीक है? अब है कि उनको नवमी दृष्टि कैसा प्रभाव डालती है, क्यों इनको नवमी दृष्टि मिली हुई है? क्योंकि देखिए, व्यक्ति आगे बढ़ने की चाहत में, ज़्यादा प्राप्त करने की चाहत में और जल्दी से प्राप्त होने की चाहत में उसने कुछ शॉर्टकट्स अपनाए। उसका रिजल्ट्स क्या रहेगा? उसका भाग्य, उसकी डेस्टिनी। तो उसने शॉर्टकट्स अपना करके या गलत कार्य करके किस तरह के भाग्य का निर्माण किया है? क्या वो कोई पुण्य कमा रहा है या किसी पाप का भागी हो रहा है? क्या वो किसी अपने घर में जो बुजुर्ग हैं या बड़े हैं, जो भी हैं, उन्हें कोई कष्ट दे रहा है? उन उसके इस कार्य से कोई बड़ा बुजुर्ग आहत हो रहा है? किस तरह का भाग्य का निर्माण कर रहा है? किसी पाप का भागी हो रहा है या पुण्य का भागी हो रहा है? तो इसलिए इन्हें नवमी दृष्टि भी प्राप्त होती है। जिस तरह से गुरु अच्छे कार्य की ओर हमें लेके जाते हैं, तो राहु बहुत ज़्यादा अच्छे यदि शुभ प्रभाव में होते हैं कुंडली में, तभी वो हम अच्छे कार्य की ओर लेके जाते हैं, अन्यथा वो अच्छे कार्य की ओर लेके नहीं जाते हैं। तो इनकी बुद्धि का रिजल्ट इनका नवम दृष्टि होती है। पंचम दृष्टि का रिजल्ट इनकी नवम दृष्टि होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रभाव में केतु होते हैं। देखिए, राहु के साथ में बहुत ज़्यादा बड़ा सा दिमाग होता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, फटाफट आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन केतु केतु अपने स्थान पर खड़े हुए सोच विचार करते रहते हैं, क्योंकि केतु के पास में नैसर्गिक रूप से आंखें नहीं है, विजन नहीं है, उनके पास में प्रकाश नहीं है। वो जिस ग्रह के साथ में बैठेंगे उनको फॉलो करेंगे। यदि शुभ ग्रह के साथ में बैठ गए तो बहुत अच्छे फॉलोवर वो बन जाते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं। मान लीजिए गुरु के साथ में बैठ गए, तो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ तक वो लेके चले जाते हैं। और क्योंकि इनके पास में आत्मा है, आँख नहीं है, आत्मिक विचार है इनके पास में, अध्यात्म है, तो केतु अध्यात्म का भी विचार किया जाता है। लेकिन केतु आध्यात्मिक कब हो जाते हैं? जब वो किसी आध्यात्मिक गुरु के साथ में रहते हैं। गुरु जैसे ग्रह के साथ में रहेंगे तो वो आध्यात्मिक हो जाते हैं। मान लीजिए, क्योंकि वो उनके पास में आंखें नहीं है, तो वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। इन्हें पंचम दृष्टि प्राप्त है, तो पंचम दृष्टि का अर्थ है यदि उन्हें अच्छे ग्रह का साथ मिल गया, तो वो सोच विचारेंगे, गहराई से सोचेंगे, सोच विचार के इस समाज में या इस दुनिया में क्या है, सच्चाई को ढूंढेंगे। वो दर पर दर जो है वो अंदर चले जाएंगे और ढूंढते ढूंढते सच्चाई को निकाल करके केतु लेकर के आते हैं। साफ बात यही है कि इनके साथ में कोई अच्छा ग्रह जरूर होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स बनी रहती है। और केतु जिस भाव को भी प्रभावित करते हैं अपने पंचम दृष्टि से, वो उस भाव को जागृत कर देते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? नवम भाव, कि आपने यहाँ पर सोचा, सोच विचार के कार्य किया, आप आध्यात्मिक बने कि नहीं बने, स्पिरिचुअलिटी आप में आई कि नहीं आई, उसका रिजल्ट होता है नवम भाव, उनकी नवमी दृष्टि। सातवीं दृष्टि का बाद में बताते हैं, पहले नवमी का बताते हैं। यदि नवमी दृष्टि जहाँ पर केतु की पड़ती है, वो होता है पंचम का रिजल्ट, कि आपने सोचा समझा, अध्यात्म को सोचा। अध्यात्म यदि नहीं सोचे, आप अध्यात्म के बारे में नहीं भी सोचे हैं, तो जिस ग्रह के साथ में भी यदि हैं, यदि किसी ग्रह के साथ में नहीं भी हैं, तो आपका यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकलता है?
आप किस तरह से रिजल्ट्स आपको लाइफ में मिल रहे हैं, और उस स्तर में आप अपने बुद्धि को ले जा करके उस बुद्धि के प्रभाव के बल पर आप अपने भाग्य का निर्माण कैसे कर रहे हैं, किस तरह का पुण्य आप कमा रहे हैं, किस तरह का आज आपका जीवन है। क्योंकि पंचम का जो संबंध है वो आपके अध्यात्म स्तर का भी है और पुनर्जन्म का भी है। उसका रिजल्ट आपका 9वां भाव है, क्योंकि पंचम से पंचम हो गया। यहाँ पर किस तरह से केतु आपको प्रभावित कर रहे हैं, क्या आपके सोचने का लेवल है, आपके ऊपर पहुँचने का, कहने का मतलब आध्यात्मिक जो स्तर होता है उसमें पहुँचने का क्या लेवल है। तो केतु 9वीं दृष्टि केतु को इसलिए प्राप्त है कि सोचने के बाद में आप कितने स्तर तक ऊपर बढ़े हो, क्या आपने पुण्य प्राप्त किए हैं या नहीं किए हैं। इसलिए केतु की पंचम और 9वीं दृष्टि केतु को राहु के समान ही प्राप्त है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। केतु की और राहु की पंचम और 9वीं दृष्टि में रात दिन का फर्क रहता है। केतु की सप्तम दृष्टि कैसा प्रभाव डालती है। केतु की सप्तम दृष्टि जो होती है वो कुछ खोजती है, वहाँ पर कुछ चाहत रहती है उसे, जो उसे मिलती नहीं है। जब भी केतु जिस भाव में दृष्टि डालते हैं वहाँ पर वो ढूंढते रहता है, खोदने का कार्य करता है बिना आंखों के। वो क्या ढूंढ रहा है वो उसे भी नहीं पता होता है। थोड़ा सा कंफ्यूज व्यक्ति हो जाता है। बात यही कि इसे किसी न किसी अच्छे ग्रह का साथ जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के ग्रह के साथ में बैठेगा वो उसी दिशा में केतु आगे बढ़ने लगता है। तो आज हमने बात की कि जिस तरह से कुंडली को हम फलित करते हैं, लग्न लग्नेश, भाग्य भाग्येश, पंचम पंचमेश, कौन सी दशा चल रही है, कितने अंशों से हमारी कुंडली बली होकर के ग्रह बैठे हमारी कुंडली में, किस तरह का प्रभाव लेकर के हमारी कुंडली आ रही है, तो वहाँ पर ग्रहों की दृष्टि भी बहुत अधिक महत्व रखती है। और आज हमने आपको समझाया कि इन ग्रहों की ये विशेष दृष्टियाँ इन्हें क्यों प्राप्त है। इसके साथ में एक कुछ विशेष कारण जुड़े हुए हैं जो मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।